जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है आपका एथिक्स का, ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखें पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर देखें, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ पर्यावरण से क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि सामाजिक आर्थिक मुद्दे और पर्यावरण, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एथिक्स के पेपर के लिए। तो इन विषयों की समझ और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को कैसे लिखें, स्टेप बाय स्टेप लिखें, तो उसमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो अंडरस्टैंडिंग, आप विषय की समझ आपके अंदर हो, विषय को समझें, और दूसरा सारे स्टेप्स लिखें। तो इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दे पर एक एथिक्स का प्रश्न है, उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे जब प्रशासक के सामने आते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के सामने आते हैं, एक लोक प्रशासक के सामने आते हैं, तो ढेर सारी नैतिक दुविधाएं आती हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िए। जलवायु परिवर्तन की चुनौती दुनिया के सामने कई मौलिक नैतिक दुविधाएं पेश करती है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती दुनिया के सामने कई मौलिक नैतिक दुविधाएं पेश करती है। मतलब इस चुनौती से जुड़ी हुई कई ऐसी दुविधाएं हैं, कई ऐसी डायलेमाज हैं जो प्रशासकों के सामने आती हैं। पहला तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह जो है दुनिया के सामने समस्या की सामूहिक कार्रवाई की बात करता है। मतलब सामूहिक का मतलब सभी देश मिलकर काम करेंगे। हमारी एक ही धरती है, धरती तो दूसरी हो नहीं सकती, दूसरी धरती हम बना नहीं सकते। हमारी सीमाएं अलग अलग हैं, हम विभिन्न देशों में रहते हैं, विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, लेकिन धरती तो एक ही है। तो जो भी हम एक्शन लेंगे वो कलेक्टिव लेंगे, हम सब मिलके लेंगे। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये सामूहिक कार्रवाई की बात करता है। किन चीजों में कार्रवाई की बात करता है? ये कहता है कि जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन होगा उसमें सभी देश मिलके कम करेंगे और उसमें रुचि लेंगे। लेकिन होता क्या है, हर देश में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ढेर सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, उद्योग धंधे हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यानी कि आप विकास और समृद्धि को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज भी दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि समृद्धि के स्तर को हासिल नहीं कर पाए हैं। उनका आर्थिक विकास एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, और गरीबी जैसी समस्याएं उनके सामने है। तो वो वहां पर औद्योगिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर उद्योग धंधे लगाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसें भी निकलेंगी, और इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से विकासशील देशों को और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं छोटे और विकासशील देशों में पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट था वो ये था। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस प्रकार निष्पक्षता और असमानता के मुद्दे भी उठते हैं। असमानता के मुद्दे क्या है? जो बड़े और विकसित देश हैं वहां पे औद्योगिक क्रांति हुई है काफी साल पहले, और उस समय उन्होंने बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया, जिसकी सजा आज विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये असमानता का मुद्दा हुआ कि करे कोई और भरे कोई। किया उत्सर्जन किया विकसित देशों ने, और उसकी सजा भुगत रहे हैं विकासशील देश। और फिर अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? असल में जलवायु परिवर्तन एक अंतर पीढ़ीगत समस्या है। इसका मतलब क्या हुआ? अंतर पीढ़ीगत, इंटरजेनरेशनल। मतलब आज हम जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे उसका प्रभाव कब मिलेगा? 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद। यानी कि अगर हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा देना चाहते हैं, अच्छा पर्यावरण देना चाहते हैं, एक स्वस्थ धरती देना चाहते हैं,
तो हमें उनके भविष्य को ध्यान में रखकर जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा। इस तरह वर्तमान पीढ़ी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य धरती बनाकर जाएं, लेकिन इस दायित्व की सीमा स्पष्ट नहीं है। मतलब आप जो धरती को अच्छे पर्यावरण के साथ छोड़कर जाएं, उसमें सभी देशों के दायित्व की सीमा अलग अलग है। विकसित देशों की दायित्व की सीमा कुछ और है और विकासशील देशों की सीमा कुछ और है। तो ये तो असमानता की बात होगी ना। तो ऐसे समय प्रशासकों के सामने एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सवाल जो पूछे गए हैं, ये दो सवाल हैं इस स्टेटमेंट से जुड़े हुए। पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, आने वाली पीढ़ियां जो अभी पैदा नहीं हुई हैं उनके लिए मानव जगत की नैतिक जिम्मेदारी किस हद तक है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां जो अभी पैदा नहीं हुई हैं उनके लिए इंसान की नैतिक जिम्मेदारी किस हद तक है, सीमा की बात कर रहा है क्वेश्चन। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों पर अधिक लागत वहन करते हुए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और कार्रवाई करने की अधिक जिम्मेदारी है। मतलब विकासशील देशों के पास कम जिम्मेदारी है और विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करें और उन पर कार्रवाई करें। तो ये भी एक असमानता की बात हो गई कि धरती एक है और कुछ देशों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है और कुछ देशों को कम जिम्मेदारी दी गई है। तो जो अंतरराष्ट्रीय जगत के प्रशासक हैं, लोक प्रशासक हैं, उनके सामने एक डायलेमा की स्थिति आती है, दुविधा की स्थिति आती है। तो इस सवाल से आप कैसे निपटेंगे अगर आपकी परीक्षा में आता है। आइए सारे स्टेप को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपका अप्रोच क्या होगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं कि अच्छा होगा कि आप अपनी कॉपी में पहले पैरा में अप्रोच लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही दिशा में है, आपने मुद्दे का अध्ययन ठीक से किया है और साथ ही उसके प्रति एक अच्छा विजन आपने डेवलप किया है। तो आपका अप्रोच क्या होगा, 4 अप्रोच है। पहला होगा जलवायु परिवर्तन की नैतिक समस्या का संक्षेप में परिचय दें। दूसरा पैरा क्या होगा, दूसरा पार्ट, तर्क के साथ वर्तमान पीढ़ी के जो नैतिक दायित्व हैं भावी पीढ़ी के प्रति उसकी सीमाओं की व्याख्या करें। फिर तीसरा पार्ट क्या होगा, सीबीडीआर के बारे में चर्चा करेंगे। सीबीडीआर यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने पर्यावरण की क्लास में इसको खूब अच्छी तरह से डिस्कस किया था, यहां भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि सीबीडीआर क्या है। और इस सवाल के उत्तर को लिखते समय आप सीबीडीआर के बारे में चर्चा करेंगे और उन कारणों की व्याख्या करेंगे कि क्यों सीबीडीआर को जलवायु वार्ताओं में आगे आने का रास्ता बनाना चाहिए। और फिर आपके अप्रोच का जो चौथा पार्ट होगा वो होगा भविष्य की कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए एक निष्कर्ष लिखेंगे। ये 4 बातें आपको लिखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आइए देखते हैं कैसे करना है। अब आपका आंसर का फर्स्ट पैरा क्या होगा, फर्स्ट पैरा में आप लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है नैतिकता की, जहां पर इंसान और समाज को अपने लालच और स्वार्थ को सीमित करने और आने वाली पीढ़ियों और उनके अस्तित्व के बारे में सोचने की जरूरत है। इस पैरा के जरिए आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दूं। असल में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो राजनीतिक है, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर इसको आपको लड़ना है। दूसरा आर्थिक है, इससे जुड़ी हुई ढेर सारी आर्थिक चुनौतियां हैं। फिर सामाजिक चुनौतियां हैं और उसके बाद सांस्कृतिक चुनौतियां भी हैं और तकनीकी भी है। ये 5 चीजें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इंसान की जो उपभोग संस्कृति है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीड इंसान में आया है। कि मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप बड़े शहरों में देख लें या छोटे शहरों में भी,
असल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। मेट्रो ने यहाँ के पब्लिक लोगों के आने जाने की जो समस्या है उसको बहुत हद तक सॉल्व किया है। फिर भी लोग यहाँ पे गाड़ियां रखते हैं, और एक गाड़ी की अगर जरूरत है तो लोग, अगर आप उनके पास खरीदने की क्षमता है तो दो दो गाड़ियां लोगों ने रखी है, तीन तीन गाड़ियां रखी हैं। और उसके बाद सबसे अधिक ये जो चीजें हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देती हैं। हम अपने घरों में आज भी जब हमें जरूरत नहीं होती है तो बिजली के उपकरण बंद करने के लिए लापरवाही करते हैं। इसके अलावा पानी का जो हम उपभोग करते हैं, हम पानी के जल संरक्षण के बारे में हम बहुत सारी लापरवाही बरतते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी उपभोग प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, हमारी ग्रीड से जुड़ी हुई हैं, और हमारा जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, हमारा जो कृतज्ञ रवैया है प्रकृति के प्रति, ये भी हमें हमारे ये साफ झलकता है। तो ये आप फर्स्ट पैरा में लिखेंगे, और आपका जो वर्ड्स होंगे ये वही होंगे जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पे। फिर आपको क्या लिखना है, अब ये फर्स्ट पैरा लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है, भाग का पार्ट 1 क्वेश्चन है, उसका आंसर देना शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? पार्ट 1, आने वाली पीढ़ियां जो अभी पैदा नहीं हुई हैं उनके लिए मानव जगत की नैतिक जिम्मेदारी किस हद तक है? ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे? इसमें एक कोट डालेंगे। कोट क्या है? ये बड़ा ही पॉपुलर कोट है, और इस कोट पर भी क्वेश्चन आया आपके परीक्षा में। ध्यान से पढ़िए क्या कुछ कोट है। हमें यह पृथ्वी हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में ही नहीं मिली है, बल्कि इसे हमें आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी संभाल कर रखना है। We don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूर्वजों ने ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं दी है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। ये हमारी नैतिक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस कोट से आप पार्ट 1 के उत्तर की शुरुआत करेंगे। और यहां मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इस कोट पे भी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। तो इस कोट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप वही लिखेंगे जो मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का के लिए जो आंसर आपके सामने मैं रखा हूं। और उसके बाद आप लिखेंगे कि इसे ही शाश्वत विकास कहते हैं। और आज पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। मतलब जो भी आप विकास करेंगे वो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख के करेंगे। यानी कि उससे विकास दर तो बढ़नी ही चाहिए, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण की भी देखभाल होनी चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों के प्रति वर्तमान पीढ़ी की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसकी सीमा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लिखेंगे इस सीमा को निम्नलिखित बातों से समझा जा सकता है। अब आप सीमाओं को स्पष्ट करेंगे। और इस सीमाओं का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आप क्या लिखेंगे? हमें समझना होगा कि एक बार उत्सर्जित होने वाले ग्रीन हाउस गैस का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर सैकड़ों वर्ष तक वातावरण में बना रहता है। ऐसा लिखकर आप ग्रीन हाउस गैसों का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो आप मैसेज दे रहे हैं एग्जामिनर को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी गैसें हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अगर हम मीथेन का देखें लगभग 40 साल तक है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है लगभग 300 साल है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब कितने साल तक वो गैस वातावरण में बना रहता है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात करें तो इनकी संख्या तो हजारों साल तक होती है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसका मतलब है कि आज उत्सर्जित ये जो गैसें हैं कई सौ साल तक और कई हजार साल तक वातावरण में बनी रहेंगी। ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट का आंसर को आप पैरा में ऐसे ही लिखेंगे कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं आमतौर पर सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बनी रहती हैं। यानी कि जो आप उद्योग धंधे लगा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो गतिविधियां कर रहे हैं, उससे वर्तमान पीढ़ी को तो फायदा होगा। हम अपनी विकास दर बढ़ा लेंगे, अपना जीवन स्तर बढ़ा लेंगे, ज्यादा गाड़ियां खरीद कर हम अपने पड़ोसियों को सामने थोड़ा सा अपने अहंकार का प्रदर्शन कर लेंगे, अपने धन का प्रदर्शन कर लेंगे।
लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको इसकी समस्याएं भुगतनी पड़ेंगी। तो ये आपको सेकेंड पैरा में लिखना है। और ये जो मैंने लिखा है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये आप एक लाइन में लिख सकते हैं ताकि एक जानवर को समझ में आ जाए कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, अब आप तुलना करेंगे विभिन्न चीजों की। कैसे करेंगे? अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जो उपभोग के लाभ हैं वो मामूली हैं। मतलब आप गाड़ियों से थोड़ा सा आपने समय की बचत कर लेंगे, थोड़ा सा आपकी उपभोग की जो जीवन शैली है तो ये ग्लैमरस हो जाएगी और आपका जीवन स्तर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम नुकसान देखेंगे, पर्यावरण पे इनका जो नुकसान है वो बहुत गंभीर है। बाढ़, आपदा, अकाल ये बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। आपने पाकिस्तान में देखा कितनी हाल के दिनों में, पिछले महीने में पूरा देश ही बाढ़ के चपेट में आ गया। बांग्लादेश में देखा, भारत में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां देखिए कितनी बुरी हालत हुई बरसात के दिनों में। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का के परिणाम है। उसके बाद इसी तुलनात्मक रूप का सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, अगर हम अंतर पीढ़ीगत नैतिकता के मुद्दे के रूप में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से नहीं निपटते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका अनुकरण करेंगी। जैसी पुरानी जनरेशन होती है, आने वाली जनरेशन वही नकल करती है। हम वही करते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे बाप दादा करते हैं। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो आज भी अगर हम ऐसे ये उपभोग की संस्कृति पैदा करेंगे, धरती को गर्म करेंगे और पर्यावरण का दोहन करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी। तो धरती को नष्ट होने में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय में हमारी धरती जो है वो अपनी सुंदरता को खो देगी। इतनी जो अद्भुत सी धरती है, मदर अर्थ है, वो अपनी अद्भुत प्रकृति को जो वो खत्म होती जा रही है वो चीजें। तो ये सेकेंड पार्ट में जो इंटर जनरेशन वाला इथिक्स है उस पार्ट को लिखेंगे, इथिक्स वाला पार्ट लिखेंगे। देखिए इथिक्स का पेपर है तो इसमें जो भी हम लिखेंगे इथिक्स के एंगल से लिखेंगे। ये इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं है, ये इथिक्स का है। तो जो कंसेप्ट है आप एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हर पार्ट को हम इथिक्स के एंगल से एनालाइज करेंगे, हर पार्ट को नैतिकता के एंगल से एनालाइज करेंगे। और फिर इसमें थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे, वे अधिक उत्सर्जन करने के हकदार महसूस करेंगे जो उनकी बाद की पीढ़ी के लिए बदतर हालत पैदा कर सकता है। मतलब उनको लगेगा कि अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां वो सफर करेंगी। तो इसको भी हम तीन पार्ट में लिखेंगे, इस तुलना को। फिर आप क्या लिखेंगे, वर्तमान में उचित निवेश करके भावी पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर किया जा सकता है। किस तरह का निवेश करेंगे, इस बारे में हमारे सामने दो उदाहरण है, हमारे पास सामने दो उदाहरण है। एक तो पेरिस शिखर सम्मेलन का उदाहरण है और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उदाहरण है। पेरिस शिखर सम्मेलन का उदाहरण है और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो पेरिस शिखर सम्मेलन 2015 में आया था और उसमें बात की गई कि हर देश आईएनडीसी की जिम्मेदारी तय करेगा। आईएनडीसी का मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। हर देश अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के मानक स्थापित करेगा और एक सीमा तय करेगा ताकि दुनिया को एक बेहतर भविष्य दिया जाए। तो यही है उचित निवेश करेगा। और इसमें आप पेरिस शिखर सम्मेलन की बात लिखेंगे, आईएनडीसी की बात लिखेंगे और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात लिखेंगे। फिर आइए आगे चलते हैं। आप चाहें तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ मैं आपको बता रहा हूं तो बता दूं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किस चीज की बात करता है। ये कहता है कि दुनिया का जो औसत तापमान है वो 2 डिग्री से भी कम किया जाएगा, जो उसमें जो वृद्धि है उसको 2 डिग्री से कम किया जाएगा और इस शताब्दी के मध्य तक ये जो नेट जीरो एमिशंस हैं उनको अचीव किया जाएगा। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उसके लिए अनुकूलन के तरीके हासिल किए जाएंगे। और दूसरा, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में निवेश करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देश धन उपलब्ध कराएंगे। ये तीन चीजें हैं
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की आप एग्जाम में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हमने आईएनडीसी की बात की है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। वो क्या है? वो कह रहा है कि 2005 में, साल 2005 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का जो स्तर था उसको 2030 तक कम करेंगे, लगभग एक तिहाई कम करेंगे या लगभग 35% कम करेंगे। इसके अलावा हम कार्बन सिंक के लिए ज्यादा कार्बन सिंक उपलब्ध कराएंगे दुनिया में। कार्बन सिंक का मतलब कार्बन डाई अवशोषित करने वाले स्रोतों की संख्या बढ़ाएंगे, उनकी क्षमता बढ़ाएंगे। और ये कितना करेंगे? साल 2030 तक लगभग 3 बिलियन टन इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्बन सिंक की क्षमता। वो क्या करेगा? वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करेगा और हमारी धरती को, हमारी मदर अर्थ को हमारे जीने लायक बनाएगा। उस पर जो इतना भार पड़ा हुआ है वो उस भार को कम करेगा। भारत ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो मैं इसको समझाने के लिए भी लिख रहा हूं, लेकिन आपने परीक्षा में भी लिख सकते हैं। भारत ने क्या कदम उठाया है? भारत ने ग्लोबल सोलर अलायंस की बात की है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की है और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशंस की बात की गई है। जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने देश हैं, उन सारे देशों को इस अलायंस में शामिल किया गया है। अब ये हुआ आपका भाग का इतना ही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। जो पार्ट 1 का क्वेश्चन था ये आपका पूरा हो गया। अब पार्ट 2, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 आप कैसे हैंडल करेंगे? पार्ट 2 क्या क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। क्या विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों पर अधिक लागत वहन करते हुए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और कार्रवाई करने की अधिक जिम्मेदारी है? ये एक तरह का डायलेमा है ना प्रशासक के सामने, कि प्रशासक के लिए तो सब कुछ समान है। अगर यूनाइटेड नेशन का चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल है तो उसके सामने तो सारे देश समान है, लेकिन फिर उसके सामने डायलेमा की स्थिति आएगी। और ये क्या डायलेमा आएगा कि क्यों विकासशील देशों को ज्यादा छूट दें, विकसित देशों के साथ हम थोड़ा सा फेवरेटिज्म न करें। तो ये प्रश्न उसी पर बात करता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आप लिखेंगे इसका फर्स्ट पैरा। यह मोटे तौर पर स्वीकार किया जाता है कि विकसित देशों को हमारी दुनिया की वर्तमान स्थिति के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्यों जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्योंकि उन देशों में औद्योगिक क्रांति पहले हुई है और कई दशकों तक उन देशों ने लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। इसमें यूरोप के देश और अमेरिका ये शामिल है और उसका खामियाजा आज विकासशील देश भुगत रहे हैं। उन देशों में पर्यावरण संकट का सामना देखा जा रहा है और वो सारी समस्याएं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए और अधिक उपाय करने की जरूरत है। तो इससे रिलेटेड जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना है, जो पार्ट 2 है उत्तर का भाग का है, वो आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु परिवर्तन वार्ता सीबीडीआर की बात करता है और उस सिद्धांत को मान्यता देता है। मतलब आप जो अगर प्रशासक हैं, अगर आप यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो आपके सामने डायलेमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही यूनाइटेड नेशन ने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉमन तो है पर डिफरेंशिएटेड होंगी, अलग अलग होंगी, उनमें भेद होगा। कुछ देशों को अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी और कुछ देशों को कम जिम्मेदारी दी जाएगी। और यह है पेरिस समझौते का एक प्रमुख घटक। जो सीवीडीआर है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में इसको औपचारिक इसकी घोषणा की गई थी 1992 में, जो रियो में अर्थ समिट हुआ था। और ये प्रिंसिपल जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट के चैलेंजेस से निपटने के लिए ये देशों में अलग अलग जिम्मेदारियों की बात करता है। तो आप अब फिर एक अलग पैरा से आप लिखेंगे कि जो सीबीडीआर का समर्थन करने वाले तर्क इस प्रकार है। क्या तर्क है?
पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि दुनिया के औद्योगिक देशों में जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक गतिविधियों का परिणाम है। जो विभिन्न प्रकार के यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे औद्योगिक क्रांति की पहले हुई थी, वहां पे जीवाश्म ईंधन का जम के प्रयोग हुआ है। तो ये उन सारी चीजों का नतीजा है जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे पिछले उत्सर्जन के लिए कम से कम जिम्मेदार लोगों को जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग कम जिम्मेदार हैं, फिर भी उनके यहाँ उन देशों में बाढ़ आ रही है, उनके सामने प्राकृतिक संकट आ रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सिड्स कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। वो कंट्रीज, वो छोटे छोटे देश जो कि विभिन्न द्वीपों के रूप में हैं, और वहां पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, आती हैं। हालांकि भारत और चीन जैसे विकासशील देश आज दुनिया के प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं। आप दुनिया के 3 बड़े देश जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, अमेरिका, चीन और भारत। चीन, अमेरिका और भारत, ये 3 देश हैं। तो आप भारत और चीन का यहाँ पक्ष लेंगे, आप कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तो कर रहे हैं, लेकिन इन देशों में प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इन देशों में प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। यदि विकसित देश अपने उत्सर्जन में कटौती नहीं करते हैं, तो विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए कम मात्रा में कार्बन सिंक उपलब्ध होंगे। विकासशील देश वर्तमान में जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना खुद के अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते हैं। ये देश ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, आवास और रोजगार की चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। विकासशील देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक हरित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए धन की कमी है, प्रौद्योगिकी की कमी है। और ये धन और ये प्रौद्योगिकी कौन उपलब्ध कराएगा? ये उपलब्ध कराएगा विकसित देश। विकसित देश उपलब्ध कराएंगे, और तभी इनके यहाँ जो चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां, वो आसानी से निपट सकेंगे, क्योंकि इनके पास धन की भी कमी है और प्रौद्योगिकी की भी कमी है। और ये चीजें उपलब्ध कराएंगे विकसित देश। जब ये चीजें उपलब्ध होंगी तो उनके लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान हो जाएगा। विकसित देशों की नैतिक जिम्मेदारी है कि विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता साझा जिम्मेदारियों का मार्ग है। इस पैरे को थोड़ा समझा के आप लिखेंगे, जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बात की गई है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता साझा जिम्मेदारियों का मार्ग है, जहां सभी स्टेक होल्डर, सभी साझेदार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार होंगे और सतत विकास हासिल करेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और रहने योग्य दुनिया प्रदान करेंगे।